हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2025 के लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। कहता है लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस। वी आपके पास एक रियल वेक्टर स्पेस है। सपोज दैट यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आपके वी के सबसेट हैं। ठीक है, इज ए स्पैनिंग सेट। कहता है ये आपको स्पैनिंग सेट गिवन है, मतलब वी के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं। एंड कहता है कि आपका यू वी एक्स एंड वाई, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको कहता है कि जो यू वी एक्स एंड वाई है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इनमें से कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी, आपसे ये बात पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो, आपको एक चीज पता है कि जो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है वो आपका सबसेट होता है बेसिस का, एंड बेसिस इज सबसेट ऑफ स्पैनिंग सेट। ये हमें पता है, ये चीज हमें पता होती है। लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इज सबसेट ऑफ बेसिस, बेसिस इज सबसेट ऑफ स्पैनिंग सेट। यानी अगर मैं बात करूं तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि ये आपका लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है, ये आपका स्पैनिंग सेट है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे आपकी बेसिस आती है, मतलब बेसिस जो होती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट को मिलके बनती है। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है वो बेसिस से कम भी हो सकते हैं उसके अंदर एलिमेंट, और जो स्पैनिंग सेट है उसमें बेसिस से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है। आपको जो बोला गया है यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये आपको बोला गया है स्पैनिंग सेट। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जो आपको लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बोला गया है वो यू वी एक्स एंड वाई बोला गया है सिर्फ। ये आपका क्या बोला गया है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि जो आपका लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा वो अगर आपका मतलब यहाँ पे स्पैनिंग सेट ज्यादा हो सकता है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। तो जो बेसिस आएगी उसका आइडिया तो मुझे इतना लग गया, क्योंकि बेसिस होती है वो लीनियर इंडिपेंडेंस, जितने लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उतनी तो बेसिस होगी होगी। एक एक्स्ट्रा भी हो सकती है, दो एक्स्ट्रा भी हो सकती है, जो भी है एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन स्पैनिंग सेट से हमेशा कम मिलेगी या उसके बराबर मिलेगी। तो बेसिस जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट से बड़ा या बराबर मिल सकता है और स्पैनिंग सेट से छोटा या बराबर मिल सकता है। तो ये चीज तो हमें कंफर्म है कि जो बेसिस आएगी वो या तो आपकी ये होगी, क्यों, क्योंकि स्पैनिंग सेट आपका ये है, तो या तो आपका जो बेसिस आएगा वो सबसेट होगा इसका, या फिर बेसिस लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बेसिस का सबसेट होगा, यानी ये आपका इस बेसिस का सबसेट होगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जो बेसिस है वो या तो ये भी हो सकती है और या ये इनके बीच में लाई करेगी। तो अब इनके बीच में अगर लाई करेगी, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो यहां से पूछ रहा है कि डायमेंशन वी का 4 या 5 होगा क्या। अरे एक चीज बताओ कि डायमेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ वी डिपेंड करता है बेसिस के ऊपर, है ना। जितनी आपकी बेसिस के अंदर एलिमेंट उतना ही आपका डायमेंशन। अब बेसिस के अंदर एलिमेंट इनके और इनके बीच में लाई कर सकते हैं, हो सकता है यही बेसिस हो सकता है ये बेसिस हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 से 5 के बीच में तो कोई इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि बेसिस जब हम काउंट करेंगे बेसिस के एलिमेंट्स तो वो हमेशा हमारे पास कैसे होने चाहिए, एक एक नेचुरल नंबर की वैल्यू रखनी चाहिए, है ना। यही चीज हमें पता है, या मैं बोलूं पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो या तो आपका बेसिस जो हो सकता है वो 4 एलिमेंट कंटेन कर सकता है या फिर 5 एलिमेंट कंटेन कर सकता है। इसका मतलब जो डायमेंशन है वी का वो या तो 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो जो इसने बोला है वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है ना। जो इसने बोली है वो स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है ना। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है। चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। कहता है 2u माइनस 3v प्लस में 5w इज इक्वल टू 0, देन u w x y इज अ बेसिस ऑफ v। कहता है अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है साथ में, अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है तो कहता है v w x एंड y बेसिस होगी क्या v की। अब यहाँ पे इसने ये स्पैनिंग सेट दिया है ना।
जो आपको 5 का सेट दिया हुआ है, ये आपको स्पैनिंग सेट दिया हुआ है, ये आपको लीनियर इंडिपेंडेंट सेट दिया हुआ था। आपसे बोल रहा है कि भैया यहाँ पे इसने कंडीशन ऐड कर दी 2u माइनस में 3v, 2u माइनस में 3v प्लस में 5w इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं u की वैल्यू निकाल लूं तो ये आपके पास ऐसे आएगी, यानी जो u है वो आपका डिपेंड कर गया v और w के ऊपर। तो जो आपका स्पैनिंग सेट है जिससे आपका स्पैन हो रहा था, उसमें अगर मैं u को v और w के साथ रिप्लेस करवा दूं, मतलब जो आपका u आया है वो लीनियर कॉम्बिनेशन आया है v और w का, एक तरीके से u डिपेंड कर गया v और w पे। तो जो स्पैनिंग सेट है जो आपका ये बन रहा था, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ये आपका लीनियर डिपेंडेंट सेट हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि जो बेसिस है वो आपकी क्या हो सकती है, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो बेसिस का मैक्सिमम वैल्यू वो 4 कंटेन कर सकता है ना, और मिनिमम वैल्यू भी 4 कंटेन कर सकता है, क्योंकि बेसिस के अंदर या तो 4 डायमेंशन हो रहा था या 5 डायमेंशन हो रहा था। अब 5 के लिए तो हो नहीं सकता क्योंकि लीनियर डिपेंडेंट आ गया, इसका मतलब बेसिस आपके पास 4 एलिमेंट्स कंटेन करेगी, यानी जो आपका लीनियर इंडिपेंडेंट सेट आएगा वो 4 मेंबर्स का आएगा। और वो 4 मेंबर का कौन सा सेट बचेगा, आप अगर यहाँ पे जैसे इसने वी डब्ल्यू एक्स वाई लिया है, इसने यू को कंसिडर कर लिया इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी डब्ल्यू, तो आपको यहाँ से क्योंकि यू डिपेंड कर रहा है वी और डब्ल्यू पे, तो यू को अगर हम छोड़ दे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये आपको लीनियर इंडिपेंडेंट मिलेगा, बिल्कुल जी मिलेगा लीनियर इंडिपेंडेंट। और अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है और बेसिस तो पक्का ही होगी क्योंकि बेसिस के अंदर वैसे ही 4 एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है 4 मेंबर्स कंटेन कर रहा है तो पक्का बेसिस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि डायमेंशन ही हमारे पास 4 आ जाएगा फिर, ठीक है। सेम तरीके से आपको थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि अगर आपका u माइनस 6v प्लस में 7w 0 है, देन द स्पैन ऑफ वी डब्ल्यू एक्स 2 डायमेंशनल होगा क्या। आपसे ये पूछ रहा है कि जो इसका स्पैन है, स्पैन बोले तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आने वाले जितने भी मेंबर है, अगर उनका हम उनको कलेक्ट करके उनका डायमेंशन कैलकुलेट करें उस सेट का, तो वो क्या 2 डायमेंशन आएगा। यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको जो गिवन था यू वी एक्स वाई, ये आपको लीनियर इंडिपेंडेंट गिवन था, है ना। अब यहां से पूछ रहा है कि यू वी डब्ल्यू एक्स आपके पास कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा क्या। अगेन यहां से आप क्या कर सकते हो, अब की बार यहाँ पे आप देख रहे हो वी डब्ल्यू और एक्स है, मतलब वी एक्स और डब्ल्यू है, यू और वाई को उसने क्या किया है, यू और वाई को उसने एक तरीके से समझ लो वाई को उसने हटा दिया, लेकिन यू हम यहां से निकाल सकते हैं। भाई आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ से वी डब्ल्यू और एक्स को कंसिडर करके चल रहा है, कह रहा है कि ये 2 डायमेंशनल होंगे क्या। अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पे अगर v की वैल्यू भी निकाल लूं, मैं अगर यहाँ से v की वैल्यू या w की वैल्यू भी निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैं v की वैल्यू निकाल रही हूँ तो मुझे मिलेगा u प्लस में 7w डिवाइडेड बाई में 6, ये आपका v मिलेगा। v डिपेंड कर रहा है u एंड w के ऊपर, तो ये जो सेट है v डब्ल्यू एक्स वाला, इसमें v आपका डिपेंड कर रहा है u और w पे, है ना। ये आपका w है ही, ये आपका x है, मतलब कुल मिला के अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, आपका u यूज हो रहा है, w एंड x, ये 3 मेंबर यूज हो रहे हैं। जब हमने v को लिखा, जब ये इक्वेशन गिवन थी, इसमें से मैंने v की वैल्यू को कैलकुलेट किया और v हमें पता चला कि u और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, यहां से मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, तो v मुझे जब मिला u और w के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो और w और x ऑलरेडी यूज्ड थे, तो यहाँ से एक u भी हमें आ गया जो यूज हो रहा है। इसका मतलब ये 3 मेंबर आ गए, और ये 3 कैसे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ से क्या गिवन था, u v x y एक लीनियर इंडिपेंडेंट सेट गिवन था, u x तो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे ही, w को अगर मैं यहाँ से u और v के फॉर्म में लिख लूं तो भी वो मेरे पास लीनियर इंडिपेंडेंट आ जाएगा, है ना। तो ये कुल मिला के ये जो पूरा सेट है ये लीनियर इंडिपेंडेंट बन गया। लीनियर इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो इसकी डायमेंशन तो 3 हो जाएगी, 2 तो नहीं रहेगी। अरे डायमेंशन तो 3 हो जाएगी, 2 तो नहीं रहेगी, क्योंकि 3 एलिमेंट यूज में आ रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हो। इसका मतलब ये आपके पास गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन अगेन आपके पास सेम एज इट इज, जैसा थर्ड ऑप्शन है वैसा ही था।
कहता है v प्लस में w इक्वल टू v प्लस में x, सॉरी u प्लस में w इक्वल टू v प्लस में x, एंड देन आपके पास ये कहता है बेसिस होगी क्या। यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं किया, x की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे, या मैं बोलूं यहां से आप w की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ x, तो आपको क्या मिलेगा। मैं यहां से w की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आपको निकाल के दिखा देती हूँ। w की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u v एंड x, तो ये आपको मिलेगा x माइनस u माइनस में v। ये w की वैल्यू अगेन जैसे थर्ड ऑप्शन में हमने देखा कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं, है ना, तो वो आपके पास क्या आएगा, देखो u एज इट इज, v एज इट इज, w के प्लेस पे कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन यूज हो रहा है, x, u और v। तो u और v तो पहले यूज्ड है, वो तो इसके अंदर ही कंज्यूम हो जाएंगे, यहाँ पे x आ जाएगा और y दिया हुआ था, तो u v x y, ये जो सेट था ये आपके पास अब ऐसा बन चुका, क्यों, क्योंकि मैंने w की वैल्यू निकाल ली यहां से। ये चीज समझना, ये जो मैंने लिखा है इसको मैंने सिर्फ x के फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि u और v इनमें कंज्यूम हो जाएंगे, इस तरीके से समझ लो। क्या मैं बोलूं कि यहां से ये एलिमेंट्स यूज्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये एलिमेंट आपके यूज होंगे, और क्योंकि हम जब डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं तो हम जो एलिमेंट्स यूज होते हैं वही हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इसको कंडीशन से भी करके देख सकते हो, जितने मेंबर उसमें से एक कंडीशन माइनस कर दो, वहां से भी आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट भी है, ये आपके पास क्योंकि बेसिस का जो एलिमेंट है वो आपके पास, अब क्योंकि W डिपेंड कर रहा है u v और x पे, इसका मतलब तो जो ये पूरा सेट स्पैनिंग सेट वाला था ये तो आपका कैसा हो जाएगा, ये तो आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब बेसिस का डायमेंशन 4 होना चाहिए, बेसिस का डायमेंशन अगर 4 होएगा तो ये आपके पास 4 मेंबर हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट भी हैं, तो ये बेसिस का काम कर जाएंगे, तो बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसके फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शंस करेक्ट आएंगे, थर्ड ऑप्शन गलत आएगा क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन 3 निकल कर आ रहा था और इसने 2 डायमेंशनल बोला, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला देखिए, कहता है लेट V बी अ रियल वेक्टर स्पेस एंड LV डिनोट द स्पेस लीनियर ऑपरेटर ऑन V। कहता है कि आपके पास V एक रियल वेक्टर स्पेस है, LV आपका डिनोट कर रहा है V के ऊपर लीनियर ऑपरेटर्स का एक स्पेस, यानी आपको जो LV डिनोट करके दिया गया है वो आपको ऐसा दिया गया है कि आपको यहां से एक स्पेस डिनोट किया गया है, ठीक है। T, इस तरीके से आपको वो T कलेक्ट करने हैं जो आपके V से V पे मैप कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिया गया है। आगे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है लेट आपका T है वो LV के अंदर बिलोंग कर रहा है, बी अ नॉन जीरो ऑपरेटर सच दैट T स्क्वायर इक्वल टू में T। सबसे पहले तो आप ध्यान देना, आपको एक तो नॉन जीरो ऑपरेटर दिया है, दूसरी बात आपको यहां से T स्क्वायर इक्वल टू T दिया है। आपको कहते हैं कंसिडर द सब स्पेस W ऑफ LV स्पैन्ड बाय आइडेंटिटी एंड T की पावर n सच दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब आपको कह रहा है कि आप यहां से देखिए कि W आपका एक LV का सब स्पेस है जो स्पैन हो रहा है, यानी W का हर एक एलिमेंट आइडेंटिटी एंड T की पावर n के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो आपसे कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द सेट S बिलोंग्स टू W सच दैट S स्क्वायर इक्वल टू S क्या हमेशा सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स कंटेन करेगा, या कहता है कि डायमेंशन ऑफ W 2 होगा, ठीक है, या फिर कहता है कि U अगर आपका LV के अंदर बिलोंग करता है, यानी वो उस स्पेस के अंदर जिस जो आपको लीनियर ऑपरेटर्स कंटेन कर रहा है उसमें अगर ये बिलोंग कर रहा है, और U स्क्वायर अगर U के इक्वल है और T प्लस में U का होल स्क्वायर अगर T प्लस U के इक्वल है, तो क्या T इंटू U 0 होगा। फोर्थ स्टेटमेंट में यहां तक सेम चीज बोली है, यहां पे आके इसने बोला है कि T माइनस यू का होल स्क्वायर अगर T माइनस यू है तो T U का होल स्क्वायर T इंटू यू होगा क्या, ये आपसे पूछता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक तो आपको T गिवन है जो आपका नॉन जीरो ऑपरेटर है और T स्क्वायर T के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना, देखो T स्क्वायर आपको T के इक्वल गिवन है, ठीक है, साथ में T आपको नॉन जीरो गिवन है। सबसे पहली बात तो ये आपके पास आइडम्पोटेंट है,
और अगर मैं यहां से बात करूं टी स्क्वायर टी के इक्वल है, इसका मतलब यहां पे अगर मैं टी क्यूब निकालूं, मैं बोथ साइड फिर टी से ऑपरेट करवा दूं, तो ये मुझे टी स्क्वायर मिलेगा। यानी यहाँ पे मैंने बोथ साइड टी से ऑपरेट करवा दिया। समझना इस चीज को कैसे किया है, देखिए टी से ऑपरेट करवाया दोनों साइड, तो ये आपके पास आया टी क्यूब और ये आपके पास बना टी स्क्वायर। लेकिन टी स्क्वायर किसके इक्वल था? टी के इक्वल, तो टी क्यूब आपका टी के इक्वल आ गया। सेम प्रोसेस से अगर मैं टी की पावर 4 निकालूं, तो टी की पावर 4 क्या होएगा? टी की पावर 3 इंटू में टी। अब टी की पावर 3 फिर टी है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा और ये फिर टी के इक्वल है। तो इसी तरीके से अगर हम टी की पावर n देखें, तो वो हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए क्या निकल कर आएगा? टी ही। यानी जो उसने w के अंदर बात बोली है कि w आपका स्पैन करेगा किससे? w आपका स्पैन कर रहा है आइडेंटिटी और t की पावर n से, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं कि आइडेंटिटी और t से ही स्पैन कर रहा है ना। इसको मैं ऐसा बोल दूं कि आइडेंटिटी और t से स्पैन, मतलब w के अंदर आने वाले हर एक एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी और t से बन रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। या हर एक एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आया। अब यहां से जो इसने बोला है, कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, कहता है एस अगर आपका बिलोंग करेगा W में, ये जो सेट है जहां पे एस आपका अगर बिलोंग करेगा W में, और इस तरीके से कि एस स्क्वायर भी अगर आपका एस के इक्वल है, तो क्या ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स कंटेन करेगा? सबसे पहले इसने बोला है कि एस एक तो W में बिलोंग करे। W का मतलब जो उसका स्पैन है, मतलब जो एस है वो आइडेंटिटी और टी के फॉर्म में लिखे जाए। दूसरी बात, यहाँ पे एस स्क्वायर आई एस के इक्वल हो। अब मेरे को यहां से एक चीज गौर करने वाली है कि टी स्क्वायर जो दिया गया है वो टी के इक्वल, साथ में टी आपको नॉन जीरो ऑपरेटर गिवन है ना। तो यहां से एक चीज पता चलती है क्या, कि आपका जो यहां से एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा वो आपका ये बनना चाहिए, है ना। और यहां से अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ये आपके पास एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, यहां से मिनिमल पॉलिनोमियल की क्या क्या कंडीशन आ सकती है? एक्स आ सकता है, x-1 आ सकता है, या फिर x इंटू x-1 आ सकता है, यही हो सकता है। अब x अगर आ गया तो इसकी सारी आइगन वैल्यू 0, तो ये तो आपका 0 ऑपरेटर हो जाएगा। फिर इसको मैं गलत कर दूं, अगर x-1 तो मेरे पास सारी आइगन वैल्यू आइडेंटिटी, और अगर ये तो मेरे पास एक कुछ आइगन वैल्यू 0 कुछ 1, मतलब 0 और 1 आइगन वैल्यूज आएंगी, ये हमें पता है। यहां से मैं क्या करती हूं, मैं यहां से एक t उठाती हूं। सबसे पहले जो उसने बोला है कि w आपका t और आइडेंटिटी से मैप करेगा, मैंने t कुछ इस तरीके से उठाया कि v को तो मैंने उठाया r स्क्वायर, t को मैंने उठाया कुछ ऐसा, ठीक है, t को मैंने कुछ उठाया ऐसा, ठीक है, मैंने t को ऐसा उठाया। अब इससे मतलब क्या है, आप जब देखोगे ना, आप यहां से जब t निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो एक्चुअल में आपको आइडेंटिटी ही मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपकी t मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी यही बन जाएगी आइडेंटिटी। मतलब t को मैंने इसी तरीके से उठाया कि ये मेरे पास आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, और ये भी पता है कि टी स्क्वायर यहाँ पे टी के इक्वल ही होगा, दोनों चीज सेटिस्फाई। आपका टी स्क्वायर टी के इक्वल भी है, आपका टी जो है वो कैसा है, नॉन जीरो भी है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने टी को इस तरीके से ले लिया कि टी मैंने आइडेंटिटी ही ले ली। तो टी जब आइडेंटिटी ले ली और डब्ल्यू में जब निकाल रही हूं स्पैन ऑफ आइडेंटिटी और टी, तो इसका मतलब ये सिर्फ स्पैन ऑफ आइडेंटिटी रह जाएगा। मतलब W पूरा का पूरा आइडेंटिटी से ही क्या कर जाएगा, जनरेट हो जाएगा। हर एक मेंबर आइडेंटिटी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएंगे। अब यहां पे इसने बोला कि एस स्क्वायर अगर आपका एस अगर आपका W में बिलोंग करता है और एस स्क्वायर खुद भी एस के इक्वल है, तो क्या इसमें ये जो सेट आपका रहेगा, इस सेट में क्या सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे? इसने ये चीज बोली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, जब आपका W आइडेंटिटी से ही मैप हो रहा है, तो इसका मतलब जितनी भी मैट्रिक्स आएंगे वो सब की सब स्केलर आएंगी, क्योंकि जब W आपका आइडेंटिटी से ही मैप हो रहा है तो जितनी भी जो आपके पास मैट्रिसेस बनेंगी
W के अंदर, वो सारी की सारी कैसी बनेंगी, स्केलर। अब स्केलर मैट्रिक्स एस स्क्वायर इक्वल टू एस तो आपके पास तभी हो सकता है ना जब उसके आइगन वैल्यू या तो 0 हो या फिर 1 हो। अब आइडेंटिटी से मैप कर रहा है तो आइगन वैल्यू 0 तो आएगी नहीं, आइगन वैल्यू 1 आएगी, है ना, यहां से। तो आइगन वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब ये फिर खुद आइडेंटिटी ही आ जाएगा। मतलब ये वाला जो सेट है ये सिर्फ आइडेंटिटी आ जाएगा। और अगर आइडेंटिटी आ गया तो इसमें तो सिर्फ एक ही मेंबर है ना। अगर आइडेंटिटी आ गया तो इसमें तो सिर्फ एक ही मेंबर है, लेकिन इसने बोला है 2 मेंबर। ठीक है, तो यहां से ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने टी को इसी तरीके से उठाया कि टी की सारी आइगन वैल्यूज 1 आई, ठीक है, साथ टी स्क्वायर यहाँ पे टी के इक्वल भी हो गया, टी मैंने आइडेंटिटी ले लिया। तो यहाँ पे जब W आएगा वो स्पैन होगा आइडेंटिटी और टी का, यानी क्योंकि टी आइडेंटिटी के इक्वल ही है तो स्पैन ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा। स्पैन ऑफ आइडेंटिटी हो गया यानी W आपका सिर्फ आइडेंटिटी से ही क्या कर रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये जो सेट आएगा जिसमें S वो W के अंदर बिलोंग कर रही है और सच दैट S स्क्वायर S के इक्वल भी हो। अब S W के अंदर अगर बिलोंग करेंगी तो पक्का S एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन S स्क्वायर S के भी इक्वल है, तो इसका मतलब या तो आइगन वैल्यू इसकी 0 हो सकती है S की, या फिर आइगन वैल्यू 1 हो सकती है ना। अब स्केलर मैट्रिक्स होगी तो आइगन वैल्यू 0 तो होगी नहीं, क्योंकि W मेरा जनरेट ही आइडेंटिटी से कर रहा है, तो सारे के सारे मेंबर आइडेंटिटी से ही मतलब जो मैं बोलूं कि 0 तो आ नहीं सकता डायगोनल के अंदर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज निकल कर आएंगे S की वो सारी की सारी 1 होनी चाहिए, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो सारी की सारी अगर 1 होगी तो ये खुद आइडेंटिटी ही नहीं हो जाएगी क्या। और अगर आइडेंटिटी होगी तो सिर्फ एक ही मेंबर आ गया इस सेट के अंदर, वो भी आइडेंटिटी, तो एक ही मेंबर आ गया, इसका मतलब एक मेंबर आया, इसने दो एलिमेंट बोला है, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, सेम तरीके से इसी वाले से एग्जांपल से हम डायमेंशन ऑफ, इसने बोला है कि W2 होगा क्या, डायमेंशन ऑफ W2 होगा क्या। तो यहाँ पे अब देखो डायमेंशन ऑफ W यहीं से निकालें अगर, तो ये आपका डायमेंशन ऑफ W यहां से कितना निकल कर आ रहा है, 1 निकल कर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ आइडेंटिटी से ही जनरेट हो रहा है। इसी वाले एग्जांपल से हमने इसको गलत कर दिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से U अगर आपका LV के अंदर बिलोंग कर रहा है और U स्क्वायर U के इक्वल है, तो T प्लस में U का होल स्क्वायर T प्लस U होगा अगर, तो T इंटू U 0 होगा क्या। इसको मैं करके दिखा देती हूँ, एक बार देखना समझना इसको। सबसे पहले जो U बोला गया है वो आपका बोला गया है कि LV के अंदर बिलोंग कर रहा है। LV का मतलब U आपका V से V पे जा रहा है, ये आपका लीनियर ऑपरेटर गिवन है। साथ में U स्क्वायर U के भी इक्वल गिवन है, ये चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक है, गिवन है ये। साथ में यहाँ पे गिवन है T प्लस में U का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में T प्लस में U। तो आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि क्या ये 0 होगा क्या। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देख लेते हैं क्या ये 0 होगा। सबसे पहले इसको देखो, T प्लस में U का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे इसको आप ऐसे लिख पाओगे, एंड इसको आप ऐसे लिख पाओगे T स्क्वायर प्लस में T इंटू यू प्लस में U इंटू T प्लस में U स्क्वायर। क्योंकि आपको T स्क्वायर और U स्क्वायर, जो क्वेश्चन था उसमें T स्क्वायर भी आपको T के इक्वल गिवन था और U स्क्वायर भी आपको U के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे T ये आपका हो जाएगा और ये आपका U हो जाएगा, तो ये आपको ऐसा मिला। लेकिन ये गिवन क्या है, ये आपको गिवन है और ये हमें चेक करना है क्या ये होगा, ये भी आपको गिवन है। तो T प्लस में U का होल स्क्वायर आपको क्या गिवन है, T प्लस में U। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से आपको मिला TU प्लस में UT इज इक्वल टू 0, मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, यहां से TU इक्वल टू में माइनस का UT हो गया। एक बार मैं यहां से T ऑपरेट करवा देती हूं ऑन बोथ साइड, पहले मैं आगे प्री मल्टीप्लाई करवाती हूं, मतलब T ऑपरेट करवा रही हूं पहले, तो ये आपका ऐसा आएगा। अब आपको पता है कि जो T स्क्वायर है वो आपका T के इक्वल है, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई TU की। अब मैं क्या करवाती हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। ठीक है, तो जब पोस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे T से इसी को ही, तो ये आपके पास आएगा अगेन TUT माइनस का UT स्क्वायर
दैट इज टी यू टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टी स्क्वायर था वो फिर टी के इक्वल था, तो टी यू टी की फिर आपके पास वैल्यू निकल गई। अब ये टी यू टी की दो वैल्यूज निकल कर आई है, एक आपके पास निकल कर आई है माइनस का टी यू, यहां से देख लो, एक आपके पास निकल कर आई है माइनस का यू टी। तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ सेम ही तो है ये। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, टी यू माइनस में यू टी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये है। यहां से इन दोनों को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप यहां से यू टी की वैल्यू, यहां से टी यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, तो ट्वाइस ऑफ टी यू इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई टी ऑफ यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, टी ऑफ यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पे जो इसने बोला है वो एकदम करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन में गिवन है, कह रहा है कि यू स्क्वायर अब की बार फिर यू के इक्वल है और टी माइनस यू का होल स्क्वायर आपको क्या गिवन है, टी माइनस यू के इक्वल। तो आपसे बोलता है क्या ये इसके इक्वल होगा। सबसे पहले अगेन जैसे हमने थर्ड ऑप्शन में प्रोसीड किया है वैसे का वैसा करेंगे। कैसे, यू स्क्वायर यू के इक्वल गिवन है, टी माइनस यू का होल स्क्वायर टी माइनस यू के इक्वल गिवन है। क्या होगा, इसको फिर ओपन करते हैं, टी माइनस यू इंटू टी माइनस यू, ये आपके पास ये चल रहा है। ठीक है, इसको जब आप ऑपरेट करवाएंगे तो ये आपके पास होएगा टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे इसको करवाएंगे तो माइनस का टी यू, माइनस का यू टी एंड प्लस का यू स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर और यू स्क्वायर दोनों आपका टी और यू के इक्वल गिवन है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपका ये टी हो जाएगा, ये आपका यू हो जाएगा एंड आपको ये जो मिलेगा ऐसा। लेकिन हमें गिवन क्या है, टी माइनस यू के इक्वल, तो इसको टी माइनस यू के इक्वल पुट कर दो, तो टी तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको मिलेगा, इसको मैं उस साइड ले जाऊं तो 2u इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस में u ऑफ टी, है ना, ये आपके पास मिला। अभी इसको एज इट इज रखते हैं। अब यहां पे आपको बोल रहा है कि क्या टी यू का होल स्क्वायर आपका टी यू के इक्वल होगा क्या। टी यू का होल स्क्वायर सबसे पहले निकालते हैं, तो क्या होगा, टी यू इंटू में टी यू, ये आपका ऐसा हो जाएगा, यू टी इंटू में यू हो जाएगा ऐसा। ठीक है, क्या करती हूं मैं, यहां से मैं यू टी की वैल्यू निकाल लेती हूं। तो यू टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 ऑफ यू माइनस में टी यू, यहां पे पुट कर दी, इसको सोल्व कर लो, 2 बाहर, टी यू इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक यू भी था ऑलरेडी बाहर तो यू स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में टी पहले ऑपरेट हो रहा है, यू बाद में ऑपरेट हो रहा है, तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आपका यू स्क्वायर भी यू के इक्वल था, टी स्क्वायर भी टी के इक्वल था, तो ये आपका माइनस का टी यू हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्वाइस ऑफ टी यू में से जब एक जाएगा तो टी यू बचेगा, यानी टी यू का होल स्क्वायर टी ऑफ यू के इक्वल आ गया। तो यही तो पूछा था, लेकर ये चले थे प्रूफ, ये हो गया यहां से। तो इसका मतलब जो आपका ये फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके सिर्फ थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है, बाकी के सब गलत हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए जी, कहता है वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल आर वेक्टर स्पेस एंड टी आपका वी से वी है एक लीनियर ऑपरेटर सच दैट टी स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर आपको डायगोनलाइजेबल बोला गया है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टी आपका डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अगर आपको टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल बोला है तो टी आपका डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है आर पे, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर, देन टी स्क्वायर हैज एन आइगन वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। कहते हैं अगर टी आपके पास आर के ऊपर डायगोनलाइजेबल नहीं है तो टी स्क्वायर की हमेशा आइगन वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगी। फिर सेकंड ऑप्शन कहता है टी स्क्वायर हैज ओनली नेगेटिव आइगन वैल्यूज, अगर टी स्क्वायर के पास हमेशा नेगेटिव आइगन वैल्यू है तो डायमेंशन ऑफ वी हमेशा इवन इंटीजर होगा। तीसरा कहता है टी स्क्वायर के पास हैज ओनली नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू,
तो टी डायगोनलाइजेबल होगा आर पे। और फोर्थ ऑप्शन में आपसे कह रहे हैं कोई भी आप नॉन जीरो वेक्टर उठाते हो वी का, तो उसके लिए वी, टी वी और टी स्क्वायर भी लीनियर डिपेंडेंट होंगे क्या, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, देखना सबसे पहले मैं इस फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए चेक करती हूं क्या ये सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है टी स्क्वायर, एक तो डायगोनलाइजेबल गिवन है ओवर आर। दूसरी बात, जो आपको बोला गया है कि टी है वो नॉट डायगोनलाइजेबल है, ये दोनों कंडीशन आ गई हाथ में ओवर आर। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि जो आइगन वैल्यूज रहेंगे टी स्क्वायर की वो कैसी रहेंगी, नॉन पॉजिटिव रहेगी क्या। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट कि टी स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, सबसे पहले λ1 एंड λ2 हम मान लेते हैं, क्योंकि टी स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो रियल आएंगी, साथ में am और gm भी, इन दोनों के जो भी रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यूज हमने ये मान ली। अब क्योंकि अगर टी स्क्वायर की आइगन वैल्यू ये है तो आइगन वैल्यूज ऑफ टी क्या निकल कर आएंगी, वो आपके पास λ1 का रूट प्लस माइनस या फिर प्लस माइनस λ2 का रूट निकल कर आएगी, है ना। अगर आपकी आइगन वैल्यूज ऑफ टी स्क्वायर कैसी हो गई, सपोज कर रहे हैं हम, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इसके आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई तो यहां से आप क्या बोलोगे कि जो आपका λ1 है और λ2 है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो λ1 प्लस माइनस ये भी आपका कैसा निकल कर आएगा, रियल, और ये आपके पास λ2 भी कैसे निकल कर आएगी, रियल, यही चीज है। और यहां पे मुझे जो गिवन है वो फाइनाइट डायमेंशनल के ऊपर गिवन है। v को मैं अपनी मर्जी से अगर आर स्क्वायर भी मान लूं, v को अगर मैं अपनी मर्जी से आर स्क्वायर भी मान लूं तो ये पूरा खेल 2x2 मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। और 2x2 मैट्रिक्स की अगर बात करें यहां से 2x2 मैट्रिक्स में ये आपके पास रियल और ये आपके पास रियल। अरे जब 2x2 मैट्रिक्स के दोनों आइगन वैल्यूज रियल, दोनों आइगन वैल्यूज के am और gm इक्वल, क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर की जो निकल कर आई थी इसमें से am और gm इक्वल निकल कर आई थी, दोनों की am दोनों की 1 1 निकल कर आई थी, gm दोनों की 1 1 निकल कर आई थी, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी तो जब 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये एक आइगन वैल्यू एक हो गई, ये एक आइगन वैल्यू एक हो गई, am और gm दोनों की 1 1, इसका मतलब ये आपके पास कैसी हो गई, डायगोनलाइजेबल। लेकिन दिया तो क्या हुआ है कि T इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर R, इसी वजह से यहाँ पे जो आप लेकर चले हो वो लेकर ही गलत चले हो। तो आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, तो इसको क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, टी स्क्वायर आपके पास ओवर डायगोनलाइजेबल दिया हुआ था, मैं आर स्क्वायर के ऊपर वर्क कर रही हूँ, मतलब मैं 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर काम कर रही हूँ। 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर काम करने जब मैं काम करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज मिलेंगे टी स्क्वायर की, क्योंकि डायगोनलाइजेबल है टी स्क्वायर तो am और gm दोनों की इक्वल, यानी am अगर 1 है 1 1 है दोनों की तो gm भी 1 1 है। ठीक है, साथ में यहाँ पे आइगन वैल्यूज आपके टी स्क्वायर के रियल भी होंगी क्योंकि डायगोनलाइजेबल है। तो उसके लिए जो आइगन वैल्यूज आएंगे टी के वो प्लस माइनस रूट λ1 या प्लस माइनस रूट λ2 आएंगी। अब क्योंकि जो λ1 और λ2 के am और gm है वो इक्वल हैं, तो जो टी के अंदर भी आएंगी ये अगर रूट बन के, तो ये भी am और gm इक्वल आएंगी। दूसरी बात, अगर हमने मान लिया लेट अस सपोज दैट कि आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब λ1 और λ2 दोनों की दोनों कैसी आ जाएंगी, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई तो रूट के अंदर आने वाली टर्म अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो ये आपको रियल मिलता है, ये भी रियल मिलता है। अरे जब दो आइगन वैल्यूज 2x2 मैट्रिक्स की डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दोनों की दोनों रियल, तो वो कैसे डायगोनलाइजेबल नहीं होगी आर के ऊपर। लेकिन इसने तो बोला है कि डायगोनलाइजेबल नहीं होना चाहिए आर के ऊपर, इसी वजह से जो हम लेकर चले वो हमारा सपोजिशन गलत है। सपोजिशन जो लेकर चले वो ये लेकर चले थे, इसी वजह से जो हम राइट होगा वो क्या होगा कि आइगन वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो इसने बोला है ये एकदम सही बात बोली है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। जैसे देखो टी स्क्वायर है वो आपको डायगोनलाइजेबल गिवन है ओवर आर, है ना। साथ में यहाँ पे कहते हैं कि टी स्क्वायर के पास सिर्फ नेगेटिव आइगन वैल्यूज होंगी। अगर इसके पास सिर्फ नेगेटिव आइगन वैल्यूज है, ओनली नेगेटिव आइगन वैल्यूज, तो आपको नेगेटिव आइगन वैल्यूज से हमेशा जो टी के आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो कॉम्प्लेक्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो टी स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो आपके पास कुछ इस टाइप की है। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया है, ठीक है। मान लीजिए आपको जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो नेगेटिव मिलेंगी, तो कुछ इस टाइप की मिलेंगी। तो टी की जो आइगन वैल्यूज निकल कर आएंगी वो आपके पास प्लस माइनस लैम्डा आयोटा टाइप की आएंगी। ये पेयर में आती है। क्यों? क्योंकि एंट्रीज आपकी आर में से है, क्योंकि एंट्रीज आपको आर में से दी हुई है। जो आपका डायमेंशन है फाइनाइट डायमेंशनल आर वेक्टर स्पेस गिवन है, तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो आर के अंदर एंट्रीज लेकर आएगी। और अगर आर के एंट्रीज होंगी तो हमेशा पता है हमें कि जब भी उसमें कॉम्प्लेक्स के आइगन वैल्यूज निकल कर आएंगी वो पेयर में आएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर वो पेयर में आती है तो, और ये हमेशा पेयर में आएंगी, तो डायमेंशन ऑफ वी जो होना चाहिए वो आपके पास इवन होना चाहिए। इवन होगा तभी तो यहाँ पे जितने भी आइगन वैल्यूज निकल कर आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगी और पेयर के अंदर आएंगी। अब पेयर के अंदर अगर आएंगी तो यहाँ पे आपके पास एक पेयर डिनोट करेगा लैम्डा आई और माइनस लैम्डा आई को, फिर एक और पेयर आएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो डायमेंशन है वी का वो इवन होना चाहिए, या मैं बोलूं जो मैट्रिक्स है वो आपके पास इवन ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज जो निकल कर आएंगी वो पेयर के अंदर आएंगी। कब? जब आपके पास मैट्रिक्स खुद इवन ऑर्डर की हो। मैट्रिक्स अगर इवन ऑर्डर की होगी तो पक्का डायमेंशन ऑफ वी भी इवन आएगा, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर गिवन था, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसने जो बोली है ये बात भी करेक्ट है, ठीक। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। कहता है इफ टी स्क्वायर हैज ओनली नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज, अगर टी स्क्वायर के पास सिर्फ नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज है देन टी इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। कहते हैं टी स्क्वायर के पास अगर सिर्फ नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज है, मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो या जीरो से बड़ी, जीरो या पॉजिटिव। कहते हैं अगर टी स्क्वायर के पास आप ये है सिर्फ नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज है तो क्या टी डायगोनलाइजेबल होगा ओवर आर। यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूं, टी के पास कैसी है नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज। अगर मैं यहां पे ये ले लेती हूं, अगर मैंने ये टी को ये उठा लिया तो टी स्क्वायर के पास आइगन वैल्यू 0 0 0 0 आएंगी, सॉरी 0 0 आएंगी। मैंने यहाँ पे v को उठाया आर स्क्वायर, मैंने v को उठाया आर स्क्वायर, मैंने t को ये मैट्रिक्स उठा ली, ठीक है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर के पास नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू 0 0 है, नॉन नेगेटिव है भैया, है ना। नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज हैं टी स्क्वायर के पास, लेकिन फिर भी टी तो डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर आर, है ना। फिर भी टी तो डायगोनलाइजेबल नहीं है ओवर आर, है ना। तो यहां से आपको ये ऑप्शन क्या मिलता है? गलत। अब चलते हैं, कहता है कि यहाँ पे आपको फॉर ईच नॉन जीरो वेक्टर वी के लिए क्या ये सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट मिलेगा, आपसे ये बोलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखना, तो यहां से मैं एक टी उठाती हूं, देखना ध्यान से। मैंने एक टी उठाया, ये वाला उठाया, मैंने ये टी उठा लिया। यहां से मैं वेक्टर उठा रही हूं 0 1। ध्यान देना, ये वेक्टर आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो। देखना कैसे, सबसे पहले आपने टी उठा लिया, ये इसके लिए आपको वी टीवी और टी स्क्वायर वी बनाना है, ये सेट बनाना है। वी को आप समझ लो एक बार के लिए आपने ए बी रख लिया। टी ऑफ वी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मैं आपको निकाल के बता देती हूँ एक बार। ये आपका है, ठीक है, ये आपका ए बी है, आप इसको निकालोगे तो बी आएगा, ये आपका 0 आएगा, यानी ये आपका बी 0 आ गया। टी स्क्वायर निकालोगे तो 0 आएगा, यानी इसका तो कोई काम नहीं है, तो आपका ये सेट बन गया। अब यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे एक ऐसा वी चूज करना है नॉन जीरो जिसकी वजह से ये सेट आपका लीनियर डिपेंडेंट ना रह के लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाए। और वो कैसे रहेगा, जब आप ए 0 ले लो और बी आप 1 ले लो। तो ये एक वेक्टर ऐसा है जो कि नॉन जीरो है, जिसके लिए ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है। कैसे, देख लो पुट करके, यहाँ पे ए की जगह 0, बी की जगह 1, बी की जगह 1, ये आपके पास सेट बन गया। और ये आपको पता है लीनियर इंडिपेंडेंट है, लेकिन लीनियर डिपेंडेंट तो नहीं है।
तो इसी वजह से यहाँ पे इसने बोला था फॉर ईच के लिए, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से v को बाद में निकाला कि भाई v को अगर मैं ये ले लूं तो मेरा ये लीनियर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे फॉर ईच बोला है इसलिए ये बात हुई है, अगर फॉर सम बोलता तो क्या ही पता ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका क्या आएगा, गलत। तो इसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शंस करेक्ट आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए जी, इसमें आपको क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। कहता है लेट ए बी अ नॉन जीरो 3x3 के मैट्रिक्स विद इंटीजर एंट्रीज। लेट आपके पास लैम्डा आई बिलोंग कर रहा है सी में, आई आपका 1 से 3 है, बी ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। कहता है कि ये जो लैम्डा आई आपको गिवन है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3, ये आपको 3 आइगन वैल्यूज गिवन है ए की, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी की सारी डिस्टिंक्ट हो या अलग हो, डिफरेंट हो, सेम भी हो सकती है। तो आपसे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी। फर्स्ट कह रहा है देयर एग्जिस्ट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ एक्स सच दैट एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर ऑल 1 से लेके 3, यानी आपका f ऑफ लैम्डा 1 इक्वल टू 0, f ऑफ लैम्डा 2 इक्वल टू 0, f ऑफ लैम्डा 3 इक्वल टू 0, क्या ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा क्या। सेकंड ऑप्शन में कहता है देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा क्या जिसके लिए f ऑफ लैम्डा आई 0 हो जाए फॉर ऑल के लिए, मतलब आपकी बात 2 डिग्री का पॉलिनोमियल पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शन में कहता है इफ एफ एक्स, अगर आपका कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो, अब ये देखो यहाँ पे रेशनल के अंदर एंट्रीज होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। कहता है कि आपके पास कोई भी रेशनल पॉलिनोमियल है सच दैट कि अगर आपका f ऑफ लैम्डा आई 0 है फॉर ऑल i के लिए, मतलब f ऑफ लैम्डा 1, f ऑफ लैम्डा 2 एंड f ऑफ लैम्डा 3 अगर 0 है, तो क्या f ऑफ a भी 0 होगा क्या। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में आपको कहता है कि अगर एफ एक्स आपका वही क्यूबिक पॉलिनोमियल है फॉर ऑल लैम्डा के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ लैम्डा आई 0 दे रहा है, तो क्या f ऑफ a अगेन 0 होगा क्या, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में यहां पे जो आपको बोला गया है वो देयर एग्जिस्ट बोला गया है, तो हमें यहाँ पे देयर एग्जिस्ट पे एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, आपको एक चीज पता है, मैं सीधी सीधी एक चीज बता देती हूँ, आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 3x3 की इंटीजर एंट्रीज के साथ, ठीक है, आपको एक चीज पता है, आप जब भी उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हो आपके पास हमेशा ऐसा निकल कर आता है x³ माइनस में ट्रेस ऑफ ए x² प्लस में प्रिंसिपल माइनर्स का सम, है ना, x, और यहां पे आपका आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, जो आप निकालते हो यही चीज होती है। अरे मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे अगर इंटीजर एंट्रीज है तो ट्रेस भी इंटीजर, प्रिंसिपल माइनर भी इंटीजर, डिटर्मिनेंट भी इंटीजर, सारी चीज अगर इंटीजर, तो आपको ये एक पॉलिनोमियल मिलेगा हर एक मैट्रिक्स के लिए, 3x3 की हर एक मैट्रिक्स के लिए इंटीजर एंट्रीज के साथ आपको हमेशा एक पॉलिनोमियल मिलता है ना, और वो पॉलिनोमियल ये होगा, तो ये तो पॉलिनोमियल हमेशा ही मिलेगा, और यहां से ये जो पॉलिनोमियल मिलेगा इसकी ये मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करेगी इसको, इसकी सारी आइगन वैल्यूज भी इसको सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब जो इसने बोला है देयर एग्जिस्ट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल सच दैट f ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर ऑल के लिए, यानी हर एक आइगन वैल्यूज को सेटिस्फाई करे, बिल्कुल मिलेगा जी। ये तो आपके एक तरीके से इसने ये पूछ लिया कि 3x3 मैट्रिक्स के लिए आप पॉलिनोमियल बना सकते हो या नहीं बना सकते, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही, हमेशा करेगा। लेकिन जो इसने सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा मिलेगा क्या जिसके लिए ये फॉर ऑल के लिए सेटिस्फाई कर जाए, क्या कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा मिलेगा क्या, इसने ये चीज बोली है। तो उसके लिए क्या करोगे, देखना 3x3 के मैट्रिक्स है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, अब की बार जो मैट्रिक्स लेकर चल रहे हो उसकी सारी आइगन वैल्यूज को डिफरेंट ले लो। डिफरेंट लेने से फायदा क्या होगा, जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा वो आपका ऐसा बन जाएगा, और कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं होगा, यही आपका मिनिमल पॉलिनोमियल, यही आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यही आपका एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। लेकिन कोई भी ऐसा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा जो इन सब के लिए सेटिस्फाई हो जाए, नहीं मिलेगा। आप कोई भी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के देखो, आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने बनाया, कभी भी वो इन तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन तीनों को सेटिस्फाई होने के लिए 1 भी और 2 भी और 3 भी इसका रूट होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा तो नहीं मिलेगा। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने मैट्रिक्स ही अपनी इस तरीके से चूज करी है। तो ये ऑप्शन गलत, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं मिला क्योंकि मैट्रिक्स ही मैंने ऐसे ले ली। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन आपको कह रहा है एफ एक्स अगर आपका क्यू एक्स में है सच दैट एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर ऑल के लिए, यानी कह रहा है यहाँ पे अब की बार आपसे देयर एग्जिस्ट नहीं बोल रहा, अब की बार आपसे बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉलिनोमियल अगर है, अगर ऐसा पॉलिनोमियल है तो क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या उस पॉलिनोमियल के को अगर उसकी सारी के सारी आइगन वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है ए की, तो क्या ए भी सेटिस्फाई करेगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। यहां पे देखो मैं क्या करती हूं, अब की बार आइगन वैल्यूज को ले लेती हूं या मैं ए मैट्रिक्स को इस तरीके से लेती हूं कि उसका मिनिमल पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बन जाए। मैंने ए मैट्रिक्स को कुछ ऐसा ले लिया कि उसका मिनिमल पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बन जाए। कैसा? ऐसा। है ना? अब यहां से मैं इसके जो आइगन वैल्यूज हैं सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। आइगन वैल्यूज की क्या क्या है? आइगन वैल्यूज इसकी 1 एंड 1 और 2 हैं। तो एफ ऑफ 1 के लिए भी ये 0 देगा। क्यों? क्योंकि ए का मिनिमल पॉलिनोमियल ये है। यहां पे मैं क्या करती हूं, एफ एक ऐसा पॉलिनोमियल उठाती हूं, देखो सॉरी पॉलिनोमियल तो मैं पता ही नहीं, पॉलिनोमियल आपने ऐसा उठा लिया, उठा लिया। यहां से एफ एक्स आपके पास जो है उसमें अगर आप 1 पुट करते हो, इसके आइगन वैल्यूज क्या है? ए की आइगन वैल्यूज आपके पास है 1 1 एंड 1 एंड 2। तो 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 1 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? मैंने ये 1 1 को 2 बार क्यों लिया? क्योंकि आइगन वैल्यूज 2 बार है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको समझ में आ जाए। लेकिन एफ ऑफ ए इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मैं कुल मिला के यहां पे ये बोल सकती हूं कि जब तक आपका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक आपके मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई नहीं करती। मतलब ये जो आपका एफ एक्स होना चाहिए, दिस एफ एक्स मस्ट बी द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए टू सेटिस्फाई एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा है और कुछ भी नहीं। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पे ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका अगर मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाता तब तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम चीज यहां पे इसके साथ होगी। यहां पे इसने आपकी बार क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला है, कह रहे कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है उसके हर एक आइगन वैल्यूज, क्या तब एफ ऑफ ए 0 होगा? अब यहां पे अगेन मैं यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ऐसा ले लूं, देखो मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब उसने देयर एग्जिस्ट नहीं बोला है, उसने इफ बोला है, मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल ये ले लिया। लेकिन अगेन मैंने ए मैट्रिक्स को ये ही रखा। ठीक है, अगेन मैंने मैट्रिक्स को ये ही रखा। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके जो आइगन वैल्यूज आ रही है 1 1 और 2, वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन एफ ऑफ ए तो फिर भी 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का मिनिमल पॉलिनोमियल तो ये है ना? तो ये कैसे सेटिस्फाई कर देगा? जब तक मिनिमल पॉलिनोमियल इसके इक्वल नहीं होगा, या मैं बोलूं मिनिमल पॉलिनोमियल अगर इसको डिवाइड ही नहीं करेगा तो कब तक कैसे हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा तभी तो ऐसा होगा कि वो आपके पास सेटिस्फाई होगा। तो ये तो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हालांकि 3 डिग्री का है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सारी की सारी आइगन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई भी कर रहा है, लेकिन फिर भी एफ ऑफ ए 0 नहीं है। इसी वजह से ये ऑप्शन आपका गलत। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका गलत, थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत, बाय सेम रीजन। ठीक है, तो ये आपका ओनली इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए
आपको कह रहा है कि लेट ए आपके पास M4C के अंदर बिलोंग कर, अभी सच दैट ए स्क्वायर आपके पास इनवोलेंट्री मैट्रिक्स गिवन है और ट्रेस ऑफ ए आपको क्या गिवन है, 0 के इक्वल। तो आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट नेसेसरली ट्रू होगी। द सेट बी, अगर आपका कह रहा है आप ये जो सेट बनाते हो उसमें आप बी मैट्रिक्स इस तरीके से कलेक्ट करो कि ए बी प्लस में बी अगर आपका 0 का इक्वल है, इस टाइप के अगर आप बी मैट्रिक्स कलेक्ट करते हो तो वो क्या 8 डायमेंशनल यानी 8 डायमेंशनल स्पेस बनाती है क्या। या सेम चीज अगर बी मैट्रिक्स आप कंटेन करते हो ए बी माइनस बी अगर आपके पास 0 है इस टाइप की, तो क्या ये 8 डायमेंशनल सी वेक्टर बनाती है क्या। ठीक है, और फिर आपसे कहता है कि देयर एग्जिस्ट, क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी कि ए बी प्लस में बी ए भी 0 हो जाए, बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी हो जाए और ट्रेस ऑफ बी भी 0 हो जाए। और फिर आपसे कहता है कि अगर बी आपका M4C के अंदर यानी 4x4 की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है सच दैट ए बी प्लस में बी अगर 0 है तो बी डायगोनलाइजेबल होगी क्या, ये आपसे पूछता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो देखते हैं। आपको गिवन है एक तो ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी के इक्वल, दूसरी बात ट्रेस ऑफ ए आपको दिया हुआ है 0 के इक्वल। अब एक बात देखो, यहाँ पे अगर आपको ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल दी हुई है तो यहां से अगर मैं इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बनाऊं तो वो मेरे पास ऐसा बनेगा, यानी वो मेरे पास ऐसा बनेगा। अब मिनिमल सॉरी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी x माइनस 1 बन सकता है, x प्लस में 1 बन सकता है, या x माइनस 1 x प्लस में 1 बन सकता है। लेकिन इसने बोला है ट्रेस 0। अब ट्रेस 0 कब होगा, इससे तो होगा नहीं, इससे तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी A, इससे आपकी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, इससे हाँ आपका ट्रेस 0 हो सकता है, इससे ट्रेस 0 नहीं, इससे ट्रेस 0 नहीं, इससे ट्रेस 0 हो सकता है। इसका मतलब जो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल निकल कर आया है वो आपके पास ये निकल कर आया है, ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल निकल कर आया फॉर ए। क्लियर, तो इतना हमें पता चल गया। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, जो आपका ट्रेस 0 होना चाहिए और 4x4 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो आपको ये भी आइडिया लग गया कि जो मैट्रिक्स बनेगी ए वो आपकी कुछ इस टाइप की बननी चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रेस एक तो 0 करना है, आइगन वैल्यूज 1 और -1 में से यही हो सकती है। मतलब ये एक्चुअल में आपकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है ए की, तो हमें पता है ना कि जेसी फॉर्म के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां से इसको सीधा ऐसे लिख लिया कि मैट्रिक्स आपकी इसी फॉर्म की होगी, इसी के इक्विवेलेंट होगी, इसी के सिमिलर होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐसा बी जिसके लिए ए बी प्लस में बी ए क्या हो, 0 के इक्वल। ऐसा बी आपको सर्च करना है। क्लियर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट मूव करते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन रही है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। और बी मैट्रिक्स जो मैंने उठाई वो आप समझ लो ऐसी है, कैपिटल B1, कैपिटल B2, कैपिटल B3, कैपिटल B4। ये भी आपके एक्चुअल में 4x4 की है, ये 2x2, ये 2x2, ये 2x2, ये 2x2। ठीक है, हमें क्या करना है, यहां से ए बी प्लस में बी ए इक्वल टू 0। आप जब ए बी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको आइडेंटिटी 0 0 आइडेंटिटी B1 B2 B3 B4 प्लस में B1 B2 B3 B4 और यहां पे आएगा आइडेंटिटी 0 0 माइनस का आइडेंटिटी। इसको आप सोल्व करेंगे, ये आपको मिलेगा B1, ये आपको मिलेगा B2, ये आपको मिलेगा माइनस का B3, ये आपको मिलेगा माइनस का B4 प्लस में इसको सोल्व करेंगे, ये आपको मिलेगा B1, ये आपको मिलेगा माइनस का B2, ये आपको मिलेगा B3 और ये आपको मिलेगा माइनस का B4। ये क्या आना चाहिए, ये आपका 0 के इक्वल आना चाहिए, यानी आपका ये मैट्रिक्स बननी चाहिए, है ना। कैसे बनेगी, आप इनको सम करो, 2B1 आया, इसको सम करोगे 0 आएगा, इसको सम करोगे 0 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2B4 आया, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, 0। मतलब आपको इस टाइप की बी मैट्रिक्स लेनी है जिसकी कंडीशन ये हो। अब यहां से देखो
ये आप जब कंपेयर करवाओगे तो आपको B1 0 मिलेगा, ये जब आप कंपेयर करवाओगे तो आपको B4 0 मिलेगा। सही बात है ना? यही चीज है। इसका मतलब जो आपके पास बचते हैं वो बचता है एक तो B2 नॉन जीरो, एक B3 नॉन जीरो। मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी B, ऐसी मैट्रिक्स आपके हाथ में आएगी B0, B2, B3 0। इस टाइप की मैट्रिक्स आपके पास आएंगे सच दैट AB प्लस में BA आपके पास 0 के इक्वल आए। ये मैट्रिक्स का कलेक्शन आएगा। और ये मैट्रिक्स थी किस टाइप की? अरे भैया ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ये भी 2 क्रॉस 2 की थी, ये भी 2 क्रॉस 2 की थी, ये भी 2 क्रॉस 2 की थी। तो ये आपके पास कुछ ऐसी आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं B2 के एंट्रीज भी लिख दूं तो वो आपके पास यहाँ पे आएगी B1, B2, B3, B4। इसकी एंट्रीज आ जाएंगी B5, B6, B7, B8 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0। यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं? 8, है ना? टोटल 8 एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा? 8। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप क्या करोगे? सेकंड वाले को करोगे। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों आपके पास क्या आएंगे? करेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसने बोला कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी B जिसके लिए AB प्लस में B एक तो 0 हो, B स्क्वायर आपका आइडेंटिटी के इक्वल हो और ट्रेस ऑफ B लेकिन 0 हो। तो यहां से जो मेरे पास B मैट्रिक्स अभी निकल कर आई है ना, इस फर्स्ट ऑप्शन के लिए जो मेरे पास B मैट्रिक्स निकल कर आई है, वहां से देखते हैं कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स मिल सकती है। मेरे पास जो मैट्रिक्स आई है उसमें ये एंट्री 0 होनी चाहिए, ये वाली भी 0 होनी चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो सकती है ना? तो यहां से मैं मैं मैट्रिक्स खोजने की कोशिश करती हूँ इस तरीके से कि ट्रेस तो 0 हो, तो ट्रेस तो वैसे खैर 0 ही होगा इसका, है ना? लेकिन इसने क्या बोला है कि B स्क्वायर आइडेंटिटी हो। तो यहां पे देखो ना, इसको मैं ऐसी मैट्रिक्स ले लूं क्या? आप जब ये मैट्रिक्स लेंगे B मैट्रिक्स, इसको आप स्क्वायर करवा के देखें। मैं स्क्वायर करवा के दिखा देती हूँ आपको, देखना। तो ये आपके पास कैसे बनेगी? 1 0 0 0। फिर आप इसको करवाओगे तो ये आपको मिलेगा 0 1 0 0। फिर आप इसको करवाओगे ये आपको मिलेगा 0 0 1 0 और फिर आप इसको करवाओगे तो ये आपको मिलेगा। बिल्कुल B स्क्वायर मेरी आइडेंटिटी के इक्वल है। ये मेरी B मैट्रिक्स थी। तो बिल्कुल मेरे पास एक ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है, जो B स्क्वायर आइडेंटिटी भी दे, जिसका ट्रेस भी 0 हो और AB प्लस में BA भी 0 हो। तो ये बिल्कुल ऐसे मिल रही है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इफ B अगर आपका M4C के अंदर आता है सच दैट AB प्लस में B अगर 0 है तो B डायगोनलाइजेबल होगी क्या? अब यहां पे अगर मैं इस मैट्रिक्स को कुछ ऐसा बना लेती हूं, मेरे को पता है कि B मैट्रिक्स मेरी कुछ ऐसे रहने वाली है, ये तो मुझे पता है, ये एंट्रीज तो मेरी 0 होंगी। इस मैट्रिक्स को अगर मैं थोड़ा सा निलपोटेंट बना लेती हूँ, देखना ऐसे निलपोटेंट टाइप की अगर मैंने मैट्रिक्स बना ली, अब ये आपको पता है AB प्लस में BA 0 देगी क्योंकि ये सारी फर्स्ट ऑप्शन से रिलेटेड है और फर्स्ट ऑप्शन में मुझे पता है B इस टाइप का ही होता है, तो ये आपको देगा ऐसा। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है अगर आप इसका B स्क्वायर करते हैं तो ये आपको ऐसी मिल जाती है। मतलब ये एक तरीके से आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है जी, ठीक है, ये आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर ये निलपोटेंट है तो ये डायगोनलाइजेबल तो होती नहीं है। तो इसी वजह से इसने बोला है कि अगर B ऐसी मिल जाती है तो B डायगोनलाइजेबल होगी। मैंने एक एग्जांपल लिया और इसको डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, मेरे पास B तो मिल रही है लेकिन डायगोनलाइजेबल तो नहीं है, तो इसलिए इसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ओनली करेक्ट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए आपके पास क्या कहता है, कह रहा है V अगर 4 डायमेंशनल का कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है एंड A इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन V। तो देखो फर्स्ट आपसे कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू C एंड ए नॉन जीरो V सच दैट AV इक्वल टू लैम्डा V।
अरे आपके पास एक तो सबसे पहले तो इसने 4 डायमेंशनल का, एक तो फाइनाइट डायमेंशनल का कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। दूसरी बात, ए को आपको बोल रहा है कि लीनियर ऑपरेटर, मतलब ए आपका वी से भी जा रहा है, मतलब आपको एक तरीके से ऐसा गिवन है। ठीक है, अच्छा, आपसे कहता है कि आपका लैम्डा कोई सी में ऐसा मिलेगा जिसके लिए एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए। अरे मुझे एक बात पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स ही मैट्रिक्स बन रही है, फाइनाइट है तो मैट्रिक्स एक बन रही है कॉम्प्लेक्स की, तो उसके आइगन वैल्यूज तो मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे जो इसने आइगन वैल्यू क्या और आइगन वेक्टर का जिक्र किया है, बस इसने जो आपसे बोला गया है वो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ही मेरे पास एंट्रीज है, कॉम्प्लेक्स ही मेरे पास आइगन वैल्यूज निकल कर आएंगी, तो इसी वजह से यहाँ पे आइगन वैल्यू भी मिलेगी, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी मिलेगा। ये तो जस्ट आपकी डेफिनेशन है ऑफ आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, तो ये तो पक्का करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट कॉम्प्लेक्स वेक्टर के ऊपर काम चल रहा है। सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें, आपसे कहता है कि देयर एग्जिस्ट लैम्डा और म्यू ऐसा मिलेगा लीनियर इंडिपेंडेंट सच दैट के ए वी इक्वल टू लैम्डा वी एंड ए डब्ल्यू इक्वल टू में म्यू डब्ल्यू। क्या ऐसा मिलेगा? आपने ये मैट्रिक्स उठाई, ठीक है, आपने ये मैट्रिक्स उठाई, इसमें आपने लैम्डा और म्यू दोनों को 1 1 लिया। इसके करस्पॉन्डिंग जब आप आइगन वेक्टर्स निकालेंगे तो हमें पता है कि आइगन वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंट जो बताता है वो आइगन स्पेस बताता है ना, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, और उसको जीएम से डिनोट करते हैं। तो जीएम यहां से कितनी निकल कर आएगी 1 की, a माइनस में 1i इज इक्वल टू में 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये आपके पास निकल कर आई। इसके जीएम कितनी है? 1 है। इसका मतलब एम तो 4, जीएम 1, इसका मतलब जो आइगन स्पेस का डायमेंशन है वो 1 है, यानी लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो सिर्फ एक ही आया। लेकिन इसने तो दो बोले हैं, इसने तो दो बोले हैं, वी और डब्ल्यू, तो ये तो ऑप्शन गलत कर दूं मैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास कहता है देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा म्यू डेल बिलोंग्स टू सी and linear independent vector VW belongs to V such that AV equal to lambda V and AW equal to ये। तो यहां से मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जब भी आपके पास इसने बोला है कि आपके लैम्डा म्यू और डब्ल्यू, सॉरी लैम्डा म्यू और डेल, ये आपकी इसके अंदर आएगी सी के अंदर, और इसके लिए कहता है कि दो लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे क्या, इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक आइगन वैल्यू है, ठीक है, आपके पास एक आइगन वैल्यू है, मान लीजिए लैम्डा, ठीक है, दूसरी आइगन वैल्यू मान लीजिए आपके पास म्यू है। आप जब यहां से एक आइगन वैल्यू, जब आपको पता है कि जब एम है वो अगर जीएम के इक्वल नहीं आती तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होती है, उस केस में हम एक, अगर एम आपकी मान लो 4 है, जीएम आपकी सिर्फ 1 है या जो भी है, तो वहां से हम क्या करते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो जितने होने चाहिए आइगन वैल्यूज के हिसाब से उतने तो नहीं होते हैं। मान लो यहाँ पे क्योंकि 4 आइगन वैल्यूज आएंगी तो जीएम आपकी तो कम ही मिलेगी, अब जीएम एएम से तो ज्यादा नहीं जा सकती। तो जब भी एएम आपकी जीएम के बराबर नहीं होती उस केस में हम यहां से जो आइगन वैल्यूज होती हैं उससे सिर्फ 3 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं। फोर्थ लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हम बनाते हैं खुद से, कैसे बनाते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लैम्डा आइगन वैल्यू आई है, ठीक है, इसके लिए आपका एक क्या बिलोंग कर गया, एक आपका आइगन वेक्टर आपको मिल गया है ये, ठीक है। तो जब मैं दूसरा आइगन वेक्टर बनाऊंगी जो इसके लीनियर इंडिपेंडेंट होगा वो आपके पास ऐसा निकल कर आता है। ठीक है, तो यहां से जो इसने बोला गया है वो यही बोला गया है एक्चुअल में
कि जो आपका ये V और W लीनियर इंडिपेंडेंट ऐसे मिलेंगे क्या? आपको लैम्डा के लिए एक मिल चुका है, आप यहां से W के लिए निकाल रहे हो, तो कैसे निकालोगे? देखो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, A माइनस में डेल I ऑफ W इज इक्वल टू म्यू इंटू V, तो ये आपका इसी फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ये आप लगा सकते हो खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ निकल कर आता है अल्फा इंटू वी टाइप, ठीक है। तो ये आपके पास हम ओडी में भी पढ़ते हैं, जब ये केस लगाते हैं वहां से भी हम ये जब एम और जीएम इक्वल नहीं होती सॉल्यूशन लिखने के लिए ऐसा ही करते हैं, तो ये चीज भी यहाँ पे सेम है, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आता है, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, आपसे कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ 3 डायमेंशनल सब स्पेस W सच दैट ए W अगर आपका इस W के अंदर बिलोंग करेगा फॉर ऑल W बिलोंग्स टू ए। आपको पता है ये एक्चुअल में इनवेरिएंट स्पेस सब स्पेस की बात करता है, और आपको ये भी पता है कि कोई भी n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है उसके 1 से लेके n-1 डायमेंशन तक हर डायमेंशन का आपको एक इनवेरिएंट स्पेस हमेशा मिलता है। तो इसने भी यही बात बोली है कि 4 डायमेंशनल तो आपको V दिया ही हुआ है, 3 डायमेंशनल W यानी उसका सब स्पेस, यानी अगर 4n है मेरा तो n-1 यानी 3, तो आपसे 3 डायमेंशनल के लिए पूछ रहा है, बिल्कुल जी एग्जिस्ट करता है। तो ये तो ये तो आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है इनवेरिएंट स्पेस की, तो ये तो आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, ये वाला देखिए, आपको कहता है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कंसिडर द स्पेस, आपके पास MNC है ऑफ n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जिसका इनर प्रोडक्ट आपको ये दिया हुआ है, फॉर 0 से k जो है वो n तक आ रहा है। लेट आपका WK ये है, क्या डिनोट किया है WK को? WK कह रहा है कि वो सारी मैट्रिक्स का कलेक्शन आ रहा है, A मैट्रिक्स को वो कलेक्ट कर रहा है जिसके लिए इनर प्रोडक्ट 0 है B के साथ, फॉर ऑल B बिलोंग्स टू MNC विद रैंक K। मतलब यहाँ पे अगर मैं K की वैल्यू चेंज करती जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे रैंक भी चेंज करती हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे W0, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में इसने W0 निकलवाया है, तो आपको वो सारी A कलेक्ट करनी है जिसके लिए इनर प्रोडक्ट 0 आए, फॉर ऑल मैट्रिक्स B जिसके रैंक कितनी है 0। अब एक बात बताओ, अगर रैंक 0 है तो मैट्रिक्स पूरी ही 0 नहीं बन गई क्या? अरे अगर आपके पास n आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेनी है, तो अगर आपके पास रैंक 0 है तो मैट्रिक्स पूरी ही 0 नहीं बन गई, और अगर पूरी 0 बन गई तो फॉर ऑल B के लिए आपका हर एक मैट्रिक्स 0 के साथ ही 0 इनर प्रोडक्ट देगा। अरे इनर प्रोडक्ट उसने डिफाइन करके दिया है, आप यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स A उठा लो, अगर आप इस मैट्रिक्स A के साथ अगर आप 0 मैट्रिक्स का इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हो, क्योंकि B आपके पास रैंक 0 के साथ आई है और रैंक 0 का मतलब पूरी B मैट्रिक्स 0, तो ट्रेस ऑफ A स्टार B तो वैसे ही 0 हो जाना है। तो ये सारी की सारी A मैट्रिक्स नहीं इसके साथ आ जाएंगी क्या? मतलब ऑल मैट्रिक्स A आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि वो 0 के साथ तो 0 ही देगी। अरे मैट्रिक्स को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 ही दे देगी, तो ट्रेस तो वैसे ही 0 हो गया, इनर प्रोडक्ट सारी मैट्रिक्स के लिए 0 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे तो सारी मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो जो आपके पास W0 आएगा वो तो पूरा MNC आ जाएगा, ठीक है। सारी की सारी मैट्रिक्स सारी की सारी इसके साथ तो 0 ही देंगी, तो इसी वजह से ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, कहते हैं W1 आपके पास क्या आएगा? वो सारी मैट्रिक्स का कलेक्शन जिसके लिए ट्रेस ऑफ A स्टार B 0 हो, फॉर ऑल B विद रैंक 1 के इक्वल। अब यहां पे आप कोई भी मैट्रिक्स उठाओ, जैसे मान लो आपने ये उठा ली, इसकी रैंक 1 है, आप इसको A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो, मान लो आपने A मैट्रिक्स A स्टार मैट्रिक्स आपके पास कुछ ऐसी आई है, ठीक है। आप जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 1 है, ट्रेस क्या आना चाहिए इसका 0, आप इसको इससे करवाओगे तो यहां से आपको A1 0 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ट्रेस निकालवा रही हूं मैं, ट्रेस आपका ऐसे निकलेगा, देख लेना, ठीक है। तो यहां से A1 आपको 0 मिल गया,
सेम तरीके से अगर आप दूसरे मैट्रिक्स ऐसे उठाते हो रैंक 1 की, इसके साथ भी अगर आप ट्रेस इसका चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। आप ऐसे हर एक मैट्रिक्स के लिए जैसे चेक करोगे, आपको यहाँ पे A1 0 मिला है, यहाँ पे आपको A2 0 मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी A5 0 मिल जाएगा, सॉरी A4 0 मिल जाएगा, यहाँ से आपको A4 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप हर एक मैट्रिक्स को यहाँ पे रैंक 1 के लोगे, आपको ए सारी की सारी एंट्रीज A की क्या मिल जाएगी, 0। तो 0 अगर मिलेगी तो A मैट्रिक्स खुद 0 होनी चाहिए, क्योंकि वो फॉर ऑल B के लिए बोल रहा है ये चीज। आपने हर एक मैट्रिक्स उठाई है रैंक 1 की, तो उसके लिए तो आपका A ही 0 होना चाहिए। सेम तरीके से आप यहाँ पे देखना 2 क्रॉस 2, सॉरी, जब आप यहाँ पे 2 रैंक की मैट्रिक्स उठाओगे भी, तो उसके लिए भी A भी आपका 0 होना चाहिए तब भी, क्योंकि फॉर ऑल का जिक्र किया है इसने, तो A को ही 0 होना पड़ेगा ट्रेस 0 लाने के लिए। तो ये भी करेक्ट और इसी तरीके से N का भी करेक्ट। तो ये आप सेकंड मैंने आपको करके बता दिया है कैसे करना है, आपको आइडिया दे दिया, आपको सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को खुद से चेक करना है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये आपके पार्ट सी के क्वेश्चंस थे लीनियर अलजेब्रा के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।